Hello dear students, I myself Rajendra Kumar have done BTech in Electronics and Communication from WITS Ranchi University. I have a long experience of teaching like NEET, JEE Mains and Advanced. लेकिन अभी हमारा कुछ मैं सिर्फ नीट को ही फोकस करके मैं सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो नीट स्टूडेंट वालों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पीछे क्या रहता है मैं उसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो आइए, आप लोगों का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चौथे लेक्चर में। आज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें मैं कवर करूँगा डाइपोल। इसमें मैं कवर करूंगा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। ये डाइपोल की एक सिचुएशन बनाई हुई है जो बाद में आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, ये डाइपोल है क्या। लेकिन डाइपोल पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देना चाहते हैं वेक्टर का, जिसका बार बार यूज होता हो। मान लेते हैं पहला कंडीशन कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं टू वेक्टर है, एक F1 फोर्स है और एक F2 फोर्स है। ओके, तो रिजल्टेंट इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दें आप, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। और ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने पर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखना है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये जो रिजल्टेंट बना है, तो रिजल्टेंट इस केस में क्या हो जाएगा, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, और मान लेते हैं F1 F2 के इक्वल है। केस 2 ले लेते हैं, इफ F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस केस में रिजल्टेंट हो जाएगा ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर रूट ओवर 2F, रूट ओवर 2F। एक चीज़ और बताना था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, जैसे ये F है ये F है, ठीक, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो रिजल्टेंट हमेशा जो है, ये जैसे मान लेता हूँ ये 90 डिग्री पर है, ये मान लेता हूँ 90 डिग्री पर है दोनों फोर्स। तो अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच से पास करती है, ये याद रखना। ये कितना हो गया 45 डिग्री पर। उसी तरह ये 60 डिग्री पर होता तो 30 डिग्री दो पार्ट में डिवाइड होकर बीचों बीच से पास करता है। ये केस 2 हो गया। अब एक केस 3 बताते हैं आपको कि मान लेते हैं दो वेक्टर है, क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ पर तो इसको थोड़ा हटा दें। तीसरा केस देखें, मान लेते हैं कि दो वेक्टर है। ओके, और ये एंगल 60 डिग्री है और दोनों एफ है, दोनों वेक्टर एफ इक्वल है, ये भी एफ ये एफ है और ये भी एफ है। ओके, तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच से होकर पास करेगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा बीचों बीच से पास करेगा रिजल्टेंट, पहला प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे एंगल 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और जब एक कंडीशन हो कि F1 इज इक्वल टू F2 हो और एंगल थीटा दोनों के बीच में 60 डिग्री हो, तो इस केस में रिजल्टेंट ये जो R है वो रिजल्टेंट होता है रूट ओवर 3F।
कैसे होता है ये वेक्टर चैप्टर एक बार रिवीजन कर लें, आपको सब ध्यान में आ जाएगा। मैंने मेन बता दिया जो यूज पड़ेगा हमेशा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब डाइपोल के बारे में एक एक करके मेन जो पॉइंट है मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखिए डाइपोल है। डाइपोल, डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू यानी दो, तो क्या बोलते हैं दो। और पोल का मतलब होता है चार्ज, पोल का मतलब होता है पोलर चार्ज। ओके, तो दो चार्जों से मिलकर ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ओके, और ये सिस्टम बनाता है, ये सिस्टम ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेज कह सकते हैं हम। तो यहाँ कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। फिक्स डिस्टेंस करने का मतलब कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, फिक्स डिस्टेंस पर ही हमेशा वो रहेंगे, जैसे कि यहाँ 12 डिस्टेंस पर है दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। डाइपोल एक्सिस क्या होता है? यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग, उसको आगे बढ़ा दें और पीछे भी बढ़ा सकते हैं, ये डाइपोल एक्सिस कहलाएगा। तो लाइन, अब आगे पढ़ के देखिए, लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। इट में ऑल्सो बी टर्म्ड एज इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये जो डाइपोल है मैं बता देता हूँ, ये डाइपोल है ए और बी, ये इसका सेंटर है। ठीक, एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है एक्सिस, डाइपोल एक्सिस के बीचों बीच में, यानी सेंटर पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये 12 लेंथ है डाइपोल की, तो ये हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो डिफिनीशन पढ़ें, परपेंडिकुलर, एक सेकेंड। तो इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है ये आप समझें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक मिनट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल is called its equatorial or transverse axis as it is perpendicular to length। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वही इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, और परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री पर है ये। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है डाइपोल लेंथ है, इसमें क्या बताना है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है और दोनों के बीच डिस्टेंस को डाइपोल लेंथ बोलते हैं। डाइपोल लेंथ 2L अगर लिया गया है तो ये ना समझे कि वेरी लार्ज डिस्टेंस है, एक्चुअली ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। 2L इसलिए लिया जाता है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे, तो एक पार्ट इधर L आए और एक पार्ट इधर L आए। तो ये सेंटर से जैसे इक्वेटोरियल लाइन पास कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन करना है तो 2L की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसकी कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है। ओके, अब आते हैं डाइपोल मोमेंट पर। डाइपोल मोमेंट क्या है कि दो, एक सिस्टम ऑफ टू अपोजिटली चार्ज बॉडी तो है ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव से बना हुआ डाइपोल है। तो इस डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मीडियम में रख दें तो कितना इफेक्ट डाल सकता है। तो इट इज ए क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which gives information about the strength of dipole. Okay, it is a vector quantity
and is directed from negative charge to positive charge along the axis। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होता है। ऐसा इसलिए लिया जाता है कि अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मान लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ आना चाहता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहता है। तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। अगर इसे इंक्लाइंड करके भी रखेंगे तो ये ट्राई करेगा इसी फॉर्म में आ जाए। इस और नेगेटिव टू पॉजिटिव इसलिए डिफाइन किया गया है इसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले आप जान लें कि P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आइदर चार्ज, मतलब चाहे नेगेटिव का चार्ज लो चाहे पॉजिटिव का चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, चार्ज तो एक ही है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये Q का यूनिट हो गया कूलम और डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो इसलिए SI यूनिट क्या हो जाएगा कूलम मीटर। और CGS में इसको बोलते हैं CGS में इसको डिवाई बोलते हैं, इसको डिवाई बोलते हैं। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू होता है 3.3 × 10⁻30 कूलम मीटर और डायमेंशन इसका ये रहा। आगे बढ़ें, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। आप ये कह सकते हैं कि राजेंद्र सर का क्लास हो और न्यूमेरिकल ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं सारी थ्योरी जो है न्यूमेरिकल के जरिए क्लियर करता हूँ, दिमाग में बैठ जाए। और वो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में आए हुए ही होते हैं, नीट में या एम्स में, जो क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर 3 चार्जेज है, +2Q -Q और वर्टेक्स A, B और C पर सिचुएटेड हैं। देन डाइपोल मोमेंट ऑफ कम्बिनेशन। तो हमसे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट ऑफ कम्बिनेशन क्या होगा, तो कैसे इसको बनाएंगे। 2 मिनट 10 सेकेंड सोचें आप कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इस 2Q को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, +Q और दूसरा चार्ज भी +Q। ओके, ये देखिए अगले पेज में मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए +2Q है, तो +2Q चार्ज जो है ना 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, +Q। और अब यहाँ पर देखें ये -Q और ये +Q एक डाइपोल बनाएगा। तो डाइपोल जो बनाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डाइपोल बना P। ओके, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज हो गया Q इनटू डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर साइड ऑफ ट्रायंगल कितना दिया A, तो ये हो गया QA। फिर यहाँ माइनस से प्लस की ओर एक सिस्टम बनेगा, यहाँ से यहाँ बना था एक सिस्टम और एक सिस्टम यहाँ बनेगा। इसकी भी मैग्नीट्यूड वही होगी P = QA। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक, अब ये जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इधर की ओर। इसकी डायरेक्शन ये वाला, ये जो है इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, इस ओर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको एक स्क्वायर इसको जो है इसका रिजल्टेंट जो होगा दोनों के बीचों बीच से जाएगा, क्योंकि ये भी QA है ये भी Q। एक सेकेंड, तो एक इधर बना डाइपोल जिसको हम P नाम दे रहे हैं, और एक इधर भी बना डाइपोल, ये P है। तो ये डाइपोल की डायरेक्शन इधर और एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर हुआ। तो ये मैं अच्छा से यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, जैसे पॉइंट A ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। पॉइंट A पर एक डाइपोल
जो बी पॉइंट पर चार्ज रखा है उसके कारण जो ये डाइपोल मोमेंट बना, ये है एक, और एक ये रहा। तो ये डाइपोल मोमेंट P है, और P की वैल्यू कितनी है मैंने बताया था, Q इंटू A है। यहाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, Q है। तो ये भी P है और ये भी P है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट बीचों बीच से होकर जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है इसका बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगा, ये बना रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा, दोनों के बीचों बीच से जाएगा, और ये 60 डिग्री है। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, और इस केस में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट ऐसे लिख देता हूँ मैं, डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट। तो 60 डिग्री पर है, दोनों इक्वल है। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो और 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो वो होता है √3 P के बराबर होगा। ओके, यानी ये हो जाएगा रिजल्टेंट डाइपोल या नेट डाइपोल कह दे। नेट डाइपोल क्या हो गया, √3, और P इक्वल टू क्या होता है, Q है। तो इसका मतलब ये आंसर सी जो है सही है। क्लियर है आपको? बहुत सीधा सपाट मैंने वेक्टर का बेसिक बताकर पहले आपको रिजल्ट बताया है, डायरेक्ट मैंने नहीं बताया है। और सब तो बोल देते हैं कि हाँ √3f हो गया, कैसे हुआ आपको बताया था मैंने, लेकिन रिवाइज करा दिया। यहाँ पर फिर देखें, दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल है और ये 60 डिग्री पर है, तो पहली कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच से पास करेगा, यानी 30 डिग्री एंगल बनाएगा दोनों साइड से, 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, ठीक। और रिजल्टेंट क्या होगा, √3P, क्योंकि एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर अगर दो वेक्टर अलाइंड होते हैं तो उसका रिजल्टेंट होता है √3P। ओके, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ध्यान दें, क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों कॉर्नर पर जो है चार्ज प्लेस है, +2Q -2Q, और इस अरेंजमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसा करें, इस 2Q को दो पार्ट में, ये 2Q को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, एक +Q इधर और एक +Q इधर मान लेते हैं। ये इस पॉइंट पर ही है, एक +Q और +Q में ब्रेक कर दिया। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, -Q में ब्रेक कर दिया। इसे भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको हटा दो। अब ये हो जाएगा +Q और एक +Q इधर हो गया। ओके, और ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करो, इसके जगह पर लिखो -Q एंड -Q। तो अब यहाँ देखें कि ये +Q है, ये -Q है, तो एक डाइपोल इधर एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक डाइपोल इधर की ओर एग्जिस्ट करेगा, जिसको मान लेते हैं हम P बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट इधर एग्जिस्ट करेगा, और ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब ये जो है, अगर इन दोनों के कम्बिनेशन से हम देखें कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो 0, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये अपवार्ड डायरेक्शन में है, ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है। जो स्ट्रेंथ इसकी थी वही स्ट्रेंथ इसकी क्लियर हो गई। सो यहाँ पर तो कोई डाइपोल मोमेंट बना नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये +Q है और ये -Q है, तो माइनस से प्लस एक इधर की ओर बनी डाइपोल मोमेंट, उसको P लिखते हैं। सबको P क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेंथ और चार्ज, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन टू चार्जेज। तो यहाँ पर A है चार्जेज और सभी में सेम है, सिमेट्रिक है।
इसलिए सभी का डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस इधर की ओर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो नेट मोमेंट कितना बचा? 0। कम्बिनेशन कितना हुआ? क्या पूछा था? कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। अब आगे देखें, ये अगला क्वेश्चन है। ये -3q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ये भी +q चार्ज है, ये भी +q चार्ज है। तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट ऑफ कम्बिनेशन क्या होगा? तो ऐसा करें कि इसे 3 पार्ट में ब्रेक कर दें। ये तो q +q है, ये ध्यान देना, ये +q है, ये भी +q है, ये भी +q है, और सिर्फ ये -3q है। तो इसको -q करके 3 पार्ट में ब्रेक करके आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाते हैं। ये देखिए, -3q को 3 पार्ट में ब्रेक किया, एक -q, एक दूसरा -q, एक तीसरा -q। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये -q और ये +q दोनों मिलके एक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। ओके, उसको मैं P लिख रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूँ इसके लिए। रेड कलर जो है हमेशा पता नहीं चल पाता है, येलो कलर पता चलता है। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, इसको मैंने P लिखा। अच्छा, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो किधर की ओर बना डाइपोल मोमेंट? एक इधर की ओर बना, इसको भी मैं P लिख रहा हूँ। अच्छा, अब केवल इन दोनों को देखें, तीसरे को छोड़ दें। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ध्यान दें हमने कंडीशन जो बताई थी 90 डिग्री है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम है। ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट जो है दोनों के बीचों बीच से पास करेगी, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा? मैंने बताया था दोनों के बीचों बीच से पास करेगा और दोनों इक्वल हो और 90 डिग्री हो, तो ये हो जाएगा √2p। ये हो जाएगा √2p। ध्यान आ रहा है? जहाँ पर p की वैल्यू क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। p की वैल्यू है q इंटू साइड कितना दिया है इसमें, एज ए साइड a, तो q इंटू a है, चारों का वैल्यू, दोनों का वैल्यू यहाँ, तो √2p हो गया। अब एक माइनस चार्ज ये बचा है और एक प्लस चार्ज ये बचा है, तो इसका भी मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। तो एक इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा इधर की ओर। ओके, और इस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा, सो किस कंडीशन में दिया हुआ है? इधर की ओर है, 1 मिनट, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट देख लें एक एक करके। पहले ये एक डाइपोल मोमेंट इधर एग्जिस्ट कर रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अलग से फिगर में मैं बता देता हूँ कि चूँकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो रिजल्ट, और 90 डिग्री है, तो दोनों के बीचों बीच से पास करेगी रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू होगा √2p, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। याद आया? और ये जो है और ये एक थर्ड चार्ज जो रखा हुआ था, ये -q और ये +q, एक इसी के लॉन्ग बनेगा डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये √2a होता है। अगर साइड a है, ये मैं बता देता हूँ ऐसे शॉर्ट में, ये देखना, ये अगर a है, ये a है, ये भी a है, ये भी a है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी √2a। तो ये थोड़ा साफ साफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया √2a
2a, ओके। और तब इसका जो है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट इसका भी यही होगा, P इज इक्वल टू, इसका डाइपोल मोमेंट होगा P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है, √2a है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a⁵, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया है, इसकी भी वैल्यू निकाल दें। √2p का कितना हुआ, √2p का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 इंटू चार्ज q इंटू साइड a, तो ये भी हो गया √2qa। अब बताइए कि ये दोनों का रिजल्टेंट इधर एक्ट कर रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट डाइपोल आया है जो डायगोनल के अलोंग है, वो भी तो यही आया है, वो भी 45 डिग्री पर है, इधर की ओर आया है, ओके। 45 डिग्री एंगल पर ये भी है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर आ जाए, सीधे इधर आ जाए, इधर देखें, √2p प्लस √2aq, या QA लिख देते हैं, QA। तो ये √2p, तो √2p की वैल्यू क्या हुई, PA, सॉरी, √2QA प्लस √2QA, तो कितना हो जाएगा, 2√2QA। क्लियर हुआ, तो ये हो गया 2√2QA, ये आंसर ए जो है इसका सही है। उम्मीद है इतना मैंने एक्सप्लेन किया है, वेक्टर एनालिसिस एक बार रिवाइज करा दिया आपको, साथ में इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट बना दिया, तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 2√2 कैसे आया है। तो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ये आपके मॉरल को बूस्ट करेगा, ब्रेन को बूस्ट करेगा, ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए तो। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीक में दूंगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केस 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट ऑन इस एक्सिस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, ऑन द एक्सियल पॉइंट। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हुआ, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ठीक। एक सेकेंड, सेंटर ऑफ डाइपोल है, यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं एक चीज़, सीधी सी चीज़ बता देता हूँ, आप कभी कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अक्सर इतना बता देने के बाद भी लड़के कंफ्यूज होते हैं। मान लेते कोई चार्ज है Q और हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सीधे यहाँ पर मानो कि +1 चार्ज प्लेस्ड है और ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम। ये क्या करेगा, ये भी प्लस है और ये भी +1 चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। अब अगर मान लेते हैं कि इसे प्लस के बजाय इसे नेगेटिव कर दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, +1 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो ये हो जाएगा इस केस में टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो आप क्या करो, इसको 1 पुट कर ही डालो, 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहाँ पर +1 चार्ज कर दिया, अगर प्लस है तो +1 चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसलिए अबे हो जाएगा डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए टुवार्ड्स सोर्स चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि एक प्लस चार्ज है,
यहाँ पर एक दो एक्टिविटी बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में। मान लो +1 चार्ज है, तो बी पर जो चार्ज प्लस क्यू है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है। तो एक हो गया इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक हो गई इधर की ओर। एक सेकेंड ठहरना, ये हो गया इधर की ओर, मान लेते हैं ये हो गया E2। और इस माइनस चार्ज के कारण जो बहुत दूर है पॉइंट से बहुत दूर है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है और बहुत दूर है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। इसको मैं इस डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, वेक्टर लेंथ कम रख रहा हूँ इसके कंपैरिजन में। ठीक, तो ये हो गया E2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेसिक फार्मूला आपको रिवाइज कर लें, KQ/R²। ओके, तो एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, अगर कम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब अगले पेज में आपको बताते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सारा अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मैंने अच्छी तरह से इसलिए कर दी है। यहाँ देखिए आगे भी कैलकुलेशन है, ये भी है कैलकुलेशन, फिर आगे और भी है कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन इस वजह से आपको शॉर्ट में नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि आप बोर्ड का भी एग्ज़ाम देंगे तो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सेल पॉइंट पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उसे कैलकुलेट और डिराइव करके बताना पड़ता है। तो अब ये आप समझ गए, ये चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर निकालना है, ये ए कहाँ है, डाइपोल के एक्सिस पर है। तो ये चार्ज नंबर 1 मान लेते हैं जो -Q है, और +Q को चार्ज नंबर 2 मान लेते हैं। तो -Q के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हमने शो किया है, वेक्टर लेंथ कम रखा है क्योंकि काफ़ी दूरी पर है, तो स्ट्रेंथ बहुत कम होगा डिस्टेंस के कारण। और Q2 दूसरा चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण वेक्टर लेंथ हमने काफ़ी ज़्यादा रखी है, ये E2 है। तो ऑब्वियसली E2 हर हाल में ग्रेटर देन E1 है। ठीक, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर सब में लिखेंगे तो E1 + E2, और वेक्टर साइन हटा दिया तो मैग्नीट्यूड के रूप में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, EA इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। अब देखें E1 को, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ1/R12। E1 किसके कारण है, ये जो -Q चार्ज है उसके कारण है, तो KQ1, Q1 की जगह पर Q आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट का सेंटर तक डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ डाइपोल का लेंथ कितना है, L है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, R1 = R + L। ध्यान से देखें फिगर को समझें, ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट से डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस R पर E1 फील्ड है। ओके, और E1 फील्ड किसके कारण है, Q1 चार्ज से, तो Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक R, और यहाँ से यहाँ पर L, तो ये टोटल हो गए R + L। तो ये क्या हो जाएगा, R + L। डायरेक्शन किधर की ओर है, लेफ्ट साइड की ओर है। अब आते हैं Q2 हो गया KQ2/R2²। तो Q2 के में ये चार्ज Q है तो इसे Q रख दें, और डिस्टेंस कितना होगा, बहुत नज़दीक है, बस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। तो मेजर कहाँ से करना है, डिस्टेंस सेंटर से, तो सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस R है, उसमें से ये डिस्टेंस L जो है माइनस कर दें, ये डिस्टेंस जो यहाँ तक है माइनस कर दें। ठीक, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ रह जाएगी, B2 स्मॉल a तक रह जाएगी, तो वो कितना आ जाएगा, R - L। तो ये हो गया R - L का होल स्क्वायर। और फिर बड़े में से छोटे को घटा देंगे, बड़ा कौन है, E2 इज ग्रेटर देन E1 है,
तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगी, बड़े के तरफ, बड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अवे फ्रॉम डाइपोल पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज में देखें, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ऑन द एक्सेल लाइन, इसे क्या पढ़ेंगे, ई ऑफ ई का है। ई ऑफ ई मतलब एक्सेल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इसे ई ऑफ ई क्या हो जाएगा, क्या आया था इसमें, ये आया था E2 माइनस E1। तो यहाँ से E2 की वैल्यू रख दिया, यहाँ से E1 की वैल्यू रख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर ये आया और ये आया। ये सब आप सारा देख लेना कैसे कैसे हुआ है। और एक फार्मूला हमने यहाँ पर जरूर यूज किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यूज किया है। अब सारा कैंसिलेशन होने के बाद क्या बचा हमारे पास, के क्यू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो 4 है इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दें। क्यों करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं। 4 में से 2 इधर ले आए, एक 2 के हो गया और यहाँ 2RL बचा, तो ये हो गया 2QL बचा। फिर से देखिए यहाँ 4 है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें, तो एक हो जाएगा 2RL, सॉरी 2QL हो जाएगा। यहाँ लिखने में तो एक सेकेंड में बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमें जो है कंसीडर करना है डाइपोल। डाइपोल हमेशा क्या होता है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। तो डिस्टेंस कितना यहाँ पर है, L डिस्टेंस है। ये जो हमने कंसीडर किया ये डाइपोल, तो डाइपोल के सेंटर से L डिस्टेंस है यह, तो Q इंटू 2L हो जाएगा, नहीं L नहीं होगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, तो ये हो जाएगा 2L। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2QL, तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो यहाँ 4 है, 4 में से एक 2 बाहर ला दिया 2K के साथ, ये 2K हो गया और अंदर रखा 2QL और फिर बाहर में R जो बच गया, R हमने रखा है। तो 2QL क्यों रखा है, क्योंकि 2QL जो हुआ डाइपोल मोमेंट के बराबर है। तो ये जो है ये हो गया 2K और 2QL क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट P, और ये स्मॉल r रह गया और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रह गया। डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोल की डायरेक्शन क्या होती है, इधर की ओर होती है, दाएं साइड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस भी लिख दें, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर पॉइंट ए है कहीं पर, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, ई है। ओके, लेकिन डाइपोल के साथ एक कंडीशन ही है शुरू से दिया हुआ उसके डिफिनीशन में ही, कि डाइपोल बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम डिस्टेंस पर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर दोनों चार्ज पार्टिकल मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल L इज वेरी लेसर देन R, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या होगा, इसमें L को नेगलेक्ट कर देंगे, जो 0 के लगभग बराबर, नेगलेक्ट टेंस टू 0 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2KP R और नीचे जो है ये तो 0 हो गया, तो R स्क्वायर और स्क्वायर, तो R4 हो गया पावर, R4 एक R कैंसिल हो गया, ये हो गया ऑन एक्सेल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब आगे देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इस इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन पर हमें सिर्फ पता लगाना है कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। तो एक चीज़ याद रख लें, मैं यहाँ पर रफ पहले बता देता हूँ फिर फेयर करके बताऊँगा। यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और ई पॉइंट पर इक्वेटोरियल एक्सिस को हम ई लिख रहे हैं, पॉइंट के रूप में क्या लिख रहे हैं, ई। जब भी ई लिखे तो समझ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर +1 चार्ज आप मान लीजिए, जैसा मैंने नियम बताया था। तो ये माइनस क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोलिए, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, ये क्या करेंगे कि इस प्लस को रिपेल करेंगे। ये +1 को रिपेल करेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये हुआ प्लस क्यू चार्ज के कारण, और एक नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर है। अच्छा, एक चीज़ और देखें, सिमेट्री। अगर ये डाइपोल है, इसकी लेंथ 2L है, तो ये डिस्टेंस L हुआ, ये भी डिस्टेंस L हुआ, ठीक है। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, और ये जो डिस्टेंस R है फ्रॉम द सेंटर ऑफ, इट इज डिस्टेंस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ये स्मॉल r मान लिया। तो ये दोनों ट्राइंगल में इक्वली अप्लीकेबल है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं R1 मानते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा, √, क्या होता है, ये हो जाएगा L² + R²। ओके, सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाएगा, ये R2 होगा और R2 की वैल्यू R1 के बराबर होगा, ये भी उतना ही होगा, √L² + R²। तो डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए मैंने सारा यहाँ कर रखा है, ध्यान दें पहले चार्ज पर। ये इक्वेटोरियल पॉइंट का पॉइंट E है, ठीक, इसकी डिस्टेंस R है, और नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस R1 है, और E पॉइंट पर जो चार्ज रखा है ऊपर उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो ये देखिए बाहर की ओर दिखाया गया है, और ये होगा टुवर्ड्स, नेगेटिव होने के कारण टुवर्ड्स नेगेटिव, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ इसके कारण E1 हुआ, इस नेगेटिव चार्ज के कारण E1 हुआ टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, E2 हुआ फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर हुआ, ठीक। तो एक चीज़ देखना है कि ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल 2θ होगा पूरा। इसमें ये पॉइंट जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये दोनों थीटा कैसे हुए हैं। आप जानते हैं ना एंगल, एक सेकेंड, आप जानते हैं कि कोई एक ट्राइंगल है और इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 2θ हो जाएगा। अब E1 और E2 की वैल्यू तो इक्वल है, देखिए E1 को वैल्यू देख लें, E1 क्या होगा, KQ/R1² = KQ/R1²। क्या होगा, अभी हमने बता दिया था पिछले पेज में, L² + R²।
रूट ओवर होता है, तो रूट को तो 1/2 भी लिख सकते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 और होल टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि R1 स्क्वायर है, तो ये हो गया। ठीक, यहाँ से हाफ और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बच गए KQ/L² प्लस R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हुई नेगेटिव चार्ज के कारण। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण देखें, KQ2/R2², तो ये है R2। ओके, ये है R2, तो उसके कारण भी यही आएंगे, सेम रिजल्ट, आप चेक कर लेना। तो ये E है। अब यहाँ पर देखें, ये टोटल लेंथ, टोटल एंगल ये है, और एक पार्ट इधर है क्या, E, एक पार्ट इधर है E और एक पार्ट इधर है E, और दोनों पार्ट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, यानी दो इक्वल वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बीचों बीच से। ये बताया था मैंने कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीचों बीच से पास करेगा। इसका मतलब ये भी हो जाएगा थीटा और ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। यही कारण है कि यहाँ पर थीटा और थीटा 2 थीटा टोटल एंगल बना है। अब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पैरेलल होगा डाइपोल के, एंटी डायरेक्शन में होगा, एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन -q टू +q इधर की ओर है, और रिजल्टेंट किधर की ओर आएगा, इधर की ओर। कैसे, ये देखते हैं। मान लेते हैं E2 को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो एक थीटा की तरफ होगा E2 cos थीटा और एक होगा E2 sin थीटा इधर की ओर, इधर की ओर हो जाएगा E2 sin थीटा। ओके, तो एक हो गया E2 नहीं लिखकर मैं E ही लिख रहा हूँ, क्योंकि E1 और E2 इक्वल है, तो एक ये इधर हो जाएगा E sin थीटा, तो एक हो गया इधर E sin थीटा, और इसके कारण E sin थीटा, और इधर की ओर हो गया cos थीटा, जिसके इसके इधर क्या हो गया cos थीटा। अब इस पिक्चर पर ध्यान केंद्रित करें, सिर्फ इस पिक्चर पर। अब यहाँ पर ये दूसरा E1 है, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, यहाँ से यहाँ एक थीटा वाली कंपोनेंट, तो ये हो जाएगी cos थीटा, E cos थीटा, और एक होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग, तो ये भी E sin थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे इक्वल ऑपोजिट होने के कारण, तो ये दोनों कैंसिल हो गए इक्वल ऑपोजिट होने के कारण, और बाकी जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना होगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो 2E cos थीटा हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर पहले की तरह कर दिया हमने, ताकि देखने में आप कंफ्यूजन में ना आ जाए। तो E नेट कितना हुआ, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2E cos थीटा, बिल्कुल, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2E cos थीटा प्लस E cos थीटा। अब बाकी इसकी वैल्यू रखते जाए, 2E की वैल्यू मैंने निकाली है KQ/L² प्लस R², और cos थीटा की निकालनी है, तो cos थीटा यहाँ से फिर दोबारा देख लें, अगर देख रहे हो तो ये है थीटा, ठीक, ये है L डिस्टेंस, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L² प्लस R²। ओके, तो यहाँ cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा क्या होता है, एक्चुअली cos थीटा होता क्या है, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस क्या है, L है, तो ये हो गया L बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो आप जानते यही है। ठीक, अब E ऑफ E निकालेंगे, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही होगा जो E नेट हमने निकाला है। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है 2 है, तो 2 रहने दिया, E की वैल्यू
ये है, तो ये हमने पुट कर दिया, और कॉस थीटा बाद में आता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दिया हमने। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये वैल्यू आता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इधर की ओर है, मैंने पिछले पेज में बताया था, डायरेक्शन ई ए का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, और डाइपोल एक्सिस की डायरेक्शन राइट साइड में है। ओके, तो एंटी पैरेलल कह सकते हैं, या ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। अब आगे देखें, अब हम जानते हैं कि शॉर्ट डाइपोल के लिए एल इज मच मच लेस देन आर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करने पर ये आ गया के पी बाई आर क्यू ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, देख लें तो इससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा था कि राजेंद्र सर फिजिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न्यूमेरिकल ना हो, और बिना न्यूमेरिकल आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए 10 सेकेंड, फिर मैं बताता हूँ क्या पूछ रहा है। हो सकता है आंसर भी आप खुद निकाल दें। 15 सेकेंड देखें आप, क्वेश्चन को पढ़िए केयरफुली और समझिए क्या पूछ रहा है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी है। तो चलिए पहले यहाँ एक सिचुएशन ड्राइव कर लेते हैं। ये मान लेते हैं डाइपोल है। ओके, ये डाइपोल का एक्सिस है, यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई थी, इधर की ओर। डाइपोल की डायरेक्शन मान लेते हैं इस ओर है, राइट साइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इधर की ओर आया था, लेफ्ट साइड में, तो एंटी पैरेलल हो गया। पर ये तो खुद परपेंडिकुलर लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन खुद परपेंडिकुलर लाइन है, और उस परपेंडिकुलर लाइन पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऑलवेज पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो वन अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, ये तो होगा नहीं, अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन अवे फ्रॉम द डाइपोल, ये भी नहीं होगा, और ये है परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, एंड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। तो इसका मतलब थर्ड करेक्ट है। ओके, अब इसमें देखिए, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज। तो डाइपोल क्या आया था, एक्सियल, ई ए लिखता हूं मैं पहले, ई है, ये हो गया, मतलब ई ऑफ ई, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ था, 2 Kp बाई आर क्यू, राइट। और ई इक्वेटोरियल क्या आया था, Kp बाई आर क्यू। क्या सही है ये? अगर दोनों को डिवाइड कर दिया तो ई ए अपॉन ई ऑफ ई इक्वेटोरियल लाइन का ये हो जाएगा
सब कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो 2, तो रेशियो कौन हो गया? 2:1, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ें। केस 3 कंसिडर कर रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाया ऑन द डाइपोल एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा केस है जनरल पॉइंट। एक्चुअली उसमें एक में थीटा इक्वल टू 0 फिक्स था और एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जनरल एंगल थीटा पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये डाइपोल है ए से बी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है जो इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया जो ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, जनरल पॉइंट इसको बोलते हैं। डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको ईजी लिखते हैं, ईजी। जनरल पॉइंट पर क्या होगा हमें नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। एक तो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेट करके बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है और कोई फ़ायदा नहीं होता है, भूल जाते हैं हमेशा। और ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए। तो आइए अगले पेज में देखते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है P, यहाँ से यहाँ डाइपोल मोमेंट P है, ठीक। इसको हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया जनरल लाइन पर। तो जिसके साथ थीटा बनाता है वो कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा वाला। तो ये P है, तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट P कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो गया, P कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से प्रोजेक्ट किया था हमने, एक कंपोनेंट ये लिया। अब एक चीज़ बताइए कि आपको मैंने बताया था कि अगर कोई डाइपोल है उससे r डिस्टेंस पर अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। ये डाइपोल मोमेंट है P, ठीक। इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, ये ध्यान दीजिए, ये एक्सियल लाइन है, डाइपोल के एलोंग है, एक्सियल लाइन है ये। तो डाइपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2K P/RQ, यही हमने पढ़ाया था, राइट। अब मान लेते हैं ये P cos थीटा है, और ये इसके लिए ये जो है एक एक्सियल पॉइंट बन गया था। मैंने डाइपोल को थोड़ा अच्छा से मैं थोड़ा ड्रॉ कर दूं। मैं डाइपोल लेंथ नहीं ले रहा हूँ, बहुत शॉर्ट है, उसको एक पॉइंट के रूप में ले रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है P, जिसकी एक्सियल डिस्टेंस ये है। तो इस डाइपोल के कारण आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो आपने क्या निकाला, ये डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला EA करके एक्सियल पॉइंट पर। तो वो कितना आया था EA, तो ये आया था 2K P/RQ आया था। तो ये डाइपोल का एक्सियल पॉइंट था, ये डाइपोल का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये P cos थीटा है, तो P cos थीटा ये हम आगे बढ़ा देते हैं, इसे आगे बढ़ा दें तो P ना होकर P cos थीटा भी तो एक डाइपोल मोमेंट है, P cos थीटा भी एक डाइपोल मोमेंट, उसके लिए ये जनरल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया एक्सियल लाइन। तो जैसे यहाँ पर एक्सियल लाइन पर 2K P/RQ हुआ, मतलब 2K
और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P है तो P/r हुआ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे इस तरह से करें, सिर्फ इसको देखें आप, इस लाइन को देखते चले जाएं आप, यहाँ पर P cos थीटा है और G पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस फार्मूले से कंपेयर करें, 2 है, यहाँ हमने 2 रखा, K है, K रखा, लेकिन यहाँ डाइपोल मोमेंट P था और यहाँ पर P cos थीटा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा along the axial line of this incline जनरल लाइन को ही जनरल लाइन का ये जो है एक्सिस बन गया ये P cos थीटा के लिए, तो ये होगा। क्लियर हुआ? कहने का मतलब है कि P के कारण किसी पॉइंट पर 2kp/r हुआ। अगर ये P cos थीटा रहता और इसके एक्सियल लाइन पर क्या निकालेंगे, 2k और P के जगह पर P cos थीटा बाई r3। ओके, क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एक तो हमने निकाल लिया कंपोनेंट P cos थीटा और यहाँ पर यह है डाइपोल P इधर है, तो दूसरा कंपोनेंट तो इधर की ओर होगा, इसके नॉर्मल, और इस तरह से कि P दोनों के बीच में आए। ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल जो है कहाँ कैसे निकालेंगे नॉर्मल, ये है P, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर हुआ P cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा P sin थीटा। ये कंपोनेंट होगा P sin थीटा। ओके, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बता देता हूं। देखिए, एक कंपोनेंट हमने P cos थीटा लिया था अलोंग जनरल लाइन और एक परपेंडिकुलर टू दिस जनरल लाइन, ये जो जनरल लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट हुआ P sin थीटा, तो ये एक कंपोनेंट हो गया। अब P sin थीटा के लिए ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। P sin थीटा को सिर्फ देखें, ऐसे है ना P sin थीटा, ऐसे मैं कर देता हूं, एक सेकेंड, चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं मैं। चलिए यहाँ पर एक छोटी एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते ये डाइपोल है, ठीक, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, एक सेकंड, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन हुई, तो यहाँ पर ये क्या निकला, इसकी वैल्यू कितना आया था इधर की ओर, kp/r3 आया था। आप पीछे पेज पलट के देख सकते हैं, kp/r3 आया था। ओके, तो यहाँ देखना ये डाइपोल मोमेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है और ये एंटी पैरेलल में डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हुआ था, ये E ऑफ E आया था। तो अब मान लेते हैं कि P के जगह पर P sin थीटा रखते हैं और ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसमें क्या चेंज आएगी, इसमें चेंज ये आएगी कि Fe कितनी हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन पर, ये हो जाएगा K, P के जगह पर P sin थीटा बाई R², सॉरी R⁻³
तो ये हो जाएगा अगर ये पी साइन थीटा है। इसी को थोड़ा टिल्ट कर दें आप, मतलब इस तरह टिल्ट कर दिया है कि पहले ये था इधर ऐसे था इक्वेटोरियल लाइन पर इस तरह और ये परपेंडिकुलर डाइपोल। अभी भी कंडीशन यही है कि ये एक डाइपोल है और ये 90 डिग्री पर एक इक्वेटोरियल लाइन आप कह सकते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पी साइन थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के पी के जगह पर पी साइन थीटा बाई आर क्यू। तो ये थोड़ा टिल्ट किया, अगर इसे आप सीधा करें, अगर यहाँ से उठा के ये सीधा करें तो सीधा करने पर ये पी साइन थीटा भी ऐसे सीधा हो जाएगा इस तरह से, और रिजल्ट ये बताएगा। तो क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जनरल पॉइंट पर, ईजी बोल सकते हैं आप। अब डायरेक्शन निकालना है। मान लेते हैं कि ये जो पी कॉस थीटा का जो लाइन है उसके साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, और ये चूंकि थीटा है तो ये एंगल तो थीटा रहेंगे ही, ये एंगल थीटा रहेगा ही, ठीक। और वहाँ से एक वेक्टर के साथ ईजी जो है, जो रिजल्टेंट है, एंगल अल्फा बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको, विडी ड्रॉ किया यहाँ पर, मान लेते यहाँ पर ये है पी कॉस थीटा वाली लाइन है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में, ओके। इस डायरेक्शन में जो पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में ये है के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच में है, तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा। इसको हम बता दें इसे यहाँ पर थोड़ा सा, मान ले तो मैंने पहले ही बताया था, ये F1 है, ये F2 है, इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये रिजल्टेंट मान लेते हैं अल्फा बनाता है। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, F2 है, F2 बाई बेस F1, क्लियर है। तो यहाँ से हो गया F2 बाई F1। तो यहाँ पर F2 कौन हो गया, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये लाइन जब परपेंडिकुलर हुआ, ये लाइन जो परपेंडिकुलर हुआ उसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, राइट। तो ये हो जाएगा के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। और बेस कौन हो गया, इसको वो मान ले, ये लाइन हो गया बेस, ये लाइन हो गया बेस, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू। यहाँ से आर क्यू कैंसिल, पी और पी कैंसिल, एक साइन थीटा और टेन थीटा रह जाएंगे, और साथ में ये 2 रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया हाफ टेन थीटा। तो ये हमने एंगल के लिए निकाला, और एंगल पर क्वेश्चन खूब पूछते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर सबका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, ये आप पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। ये एंगल थीटा प्लस अल्फा बना है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई जो है ना वास्तव में ईजी है, ये ई जो है ये वास्तव में ईजी है। एक मिनट मैं ठीक कर देता हूँ, ये ई को क्या लिखेंगे, ये वास्तव में ई जी है, जिसे सिंपली अब हम अगर ई लिख दें तब भी काम चलेगा, ठीक। तो ए ई एंड जी आर 3 पॉइंट्स ऑन एक्सियल, एक्सियल लाइन पर पॉइंट ए है, ई है,
इक्वेटोरियल पॉइंट पर और जी कहाँ है, जनरल पोजीशन पर। तो ऑन एक्सिस ई ऑफ ई एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2p/r³ और के की जो के बार बार लिखता था, के की वैल्यू क्या है 1/4πε0। और ये हो गया डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल के डायरेक्शन में, डाइपोल के डायरेक्शन में हुआ। और इक्वेटोरियल लाइन पर पता ही है एंटी पैरेलल होता है, इसको इक्वेटोरियल ई ऑफ ई कर दें, इसका डायरेक्शन तो बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। और जनरल पॉइंट पर इसको जी कर दें, जनरल पॉइंट पर 1/4πε0 p/r³ √3 cos² θ + 1। तो ये हो गया ई जी, क्लियर हो गया। अब एंगल के दृष्टि से बता देते हैं, ये डाइपोल है और जनरल लाइन थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ क्या बना था, एक बार फिर बना के दिखाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई जी, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई जी। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया हमने, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक। तो ये एंगल भी क्या हो, तो ये एंगल थीटा है। और ये जो रिजल्टेंट है, मान लेते एंगल अल्फा बना रहा है, तो टोटल एंगल कितना हुआ, थीटा प्लस अल्फा। तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा प्लस अल्फा हो गया, क्लियर हो गया। बिटवीन ई ऑफ ई एंड पी ई 0 डिग्री, ये सही है। एक्सल लाइन में डाइपोल था और उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो 0 डिग्री था। एंगल बिटवीन ई ऑफ ई मतलब इक्वेटोरियल लाइन एंड पी के बीच कितना था, 90 डिग्री, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर था पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकला था, इसका ऑपोजिट इक्वेटोरियल लाइन पर। तो कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 180 डिग्री से मूव कर गया, एंटी पैरेलल हो गया 180 डिग्री। अच्छा, अब ई एंड पी के बीच कितना हुआ, थीटा प्लस अल्फा। और यही में सिस्टम में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी बताने के वक्त, एक बार और इसके लिए सॉरी कहते हैं। सो 3-4 मिनट चले गए फालतू के टाइम। अब आगे आप बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो इससे पूरी कंसेप्ट एंगल की क्लियर हो जाएगी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड along द एक्स एक्सिस, ठीक। तो एक एक्सिस ले लें, इस तरह से कर। अच्छा, आगे पढ़ें। एट द ओरिजिन ओ ए पॉइंट पी is at a distance of 20 centimeter from this origin such that OP makes an angle π/3 with the x-axis. If the electric field at P makes an angle theta with the x-axis, then the value of theta. क्वेश्चन आप समझे। चलिए मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, डायग्राम इसके अनुसार, तो आपको बहुत आसान लगेंगे ये क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये डाइपोल हो गया P, राइट। और इस डाइपोल से एक लाइन है 20 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर है। तो लिखा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ये पूरा क्या है, एक्स एक्सिस, ओके। 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P है, ओके, which makes an angle π/3 with the x axis. तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, π/3। यहाँ लिख दे, 1 मिनट थोड़ा और साफ साफ लिख दे, π/3, ओके। यहाँ देखें
एक्स एक्सिस पर एक डाइपोल रखा है, ठीक, उससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ओके। और इस तरह से है कि इट मेक्स एंगल π/3 विद द एक्स एक्सिस, मेक्स एंगल विद द π/3 विद द एक्स एक्सिस, ओके। तो ये एक्स एक्सिस के साथ लाइन OP जो है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, मतलब π/3 एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर OP जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, π/3। अब रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरल पॉइंट, जिसको हम कहते हैं जनरल पॉइंट पर, वो एंगल क्या बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा, ठीक। तो पता लगाना है कि टोटल एंगल थीटा कितना होगा, ये टोटल एंगल थीटा कितना होगा। क्वेश्चन पर है ध्यान से, विद एक्स एक्सिस इफ द इलेक्ट्रिक, लास्ट का लाइन पर है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे, मैंने पढ़ा था, जो बताया था कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, हाफ tan थीटा, लेकिन थीटा हमने इस केस में इसको लिया था और इसमें ये लिया हुआ है, तो इसको हम बीटा मान लेते हैं। आप समझे हमारी बात में क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको थीटा लिया गया था डेरिवेशन में, और ये यहाँ पर थीटा ओवरऑल एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनता है, इसलिए थीटा नहीं लेंगे, इसको बीटा कर देते, ये tan बीटा हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया हाफ इंटू tan, बीटा का कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गए √3/2 tan अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, जो रिजल्टेंट बनाता है एंगल अल्फा इंक्लाइन प्लेन के साथ, ये हो गया tan इनवर्स √3/2, ओके। तो राइट आंसर कितना होगा, यहाँ पर क्या थीटा क्या है, यहाँ पर सब थीटा देखें तो थीटा क्या है, पहले से ऑलरेडी π/3 है, प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स √3/2, ओके। तो ये आंसर हो गया हमारा, तो ये राइट आंसर बी है। अब मैं विदा चाहता हूँ। आज हमने 3 केस डाइपोल के बारे में हर तरह से जाना, 3 केस कंसीडर किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट के बारे में और कंटिन्यू करेंगे हम। और आपको पता ही है कि जब भी कंटिन्यू करते हैं तो बीच बीच में एक न्यूमेरिकल देते रहते हैं, तो न्यूमेरिकल भी साथ में रहेगा जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो। तो आज हम विदा चाहते हैं और नेक्स्ट क्लास के साथ फिर बहुत जल्दी हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हो तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।